हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.3 के बच्चा कुछ क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने बच्चे पिछले सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है, अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 करा चुके हैं, 2 करा चुके हैं और एक्सरसाइज 3.2 को भी कंप्लीट करा चुके हैं और एक्सरसाइज 3.3 आपकी चल रही है। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियोस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बच्चा, ठीक है। और हमने बच्चा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आप लोग आपस में अपना डिस्कस जो है अपने क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चे, चलिए। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बच्चा हमारे वीडियो को अभी अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए बच्चों, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हर चीज़ को हम बिल्कुल 100% तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आई होप उसी तरीके से आप देखते भी होंगे और आपको समझ में भी आता होगा, ठीक है। तो जिन लोगों को हमारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताया करो। ओके बच्चों, चलिए। तो बच्चों 3.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करा दिया था और 1 के अंदर बच्चा 6 पार्ट थे। प्रश्न 1 के अंदर 6 पार्ट थे, 6 पार्टों को हमने कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था लास्ट वीडियो में। आज क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। तो देखिए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन को पढ़ना बेहद जरूरी है। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है बच्चा कि 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। यानी ये दो चर राशि वाले दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों को हल करना है। और हल करने का मीन्स होता है बच्चा कि उन समीकरणों में जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, जो भी चर राशियाँ आ रही हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, चलिए। तो और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यानी यहाँ पर हमें m का मान भी निकालना है। फिर किसका मान निकालना है? m का। पहले तो जो दो समीकरण दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करना है, फिर m का मान निकालना है और जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं बच्चा। क्वेश्चन है 2, तो यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी हैं 2x + 3y = 11। इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। और 2x - 4y = -24, ये समीकरण 2 है, ठीक है। और इसको हल करना है और m का मान निकालना है, ठीक है। और एक समीकरण तीसरी और दे रखी है जिसके लिए y = mx + 3 है, ठीक है। तो m के लिए हमें दे रखा है y = mx + 3। इसको आप समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो इन शुरू के दो समीकरणों से है। पहले इन दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे और x और y के मान निकालेंगे। इतना काम करना है, ठीक है। जैसे हमने पिछले 6 क्वेश्चंस किए थे उस तरीके से। जब x y का मान आ जाएगा तो फिर हमें यहाँ जरूरत पड़ी इस समीकरण की और यहाँ से फिर हम m का मान निकालेंगे। ओके बच्चा, चलिए। तो पहले देखिए 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए। तो या तो आप समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी से भी x का या y का मान निकाल लो। तो समीकरण 1 से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखिए बच्चा, यहाँ से x का मान निकालो तो इस 3y को भेज दो राइट में, तो इधर बचेगा 2x = 11, तो उधर पहले से है, 3y इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ना। अब मुझे x का मान चाहिए तो इस 2 को हटाओ, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालते हैं सिर्फ उस साइड में अकेला वही रहता है, कोई और नहीं रहता है। तो यहाँ मुझे x का मान निकालना, सिर्फ x रहना चाहिए इधर, ये 2 भी नहीं रहना चाहिए। तो इस 2 को हटाओ भाई, तो 2 इधर किस में? गुणा में। जब कोई संख्या एक साइड में गुणा में होती है तो दूसरी साइड में जाके भाग में हो जाती है। क्लियर। तो ये 2 गुणा में 2 डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 11 - 3y और डिवाइड का मतलब होता है बट्टे में लिखना, तो 2 चला जाएगा डिवाइड में। तो ये आ गई बच्चा x की वैल्यू, ठीक है। अब इस x के मान को उठा के आप समीकरण 2 में लगा दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो x की जगह x की वैल्यू लगा दो समीकरण 2 में,
तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स, और x की जगह x की वैल्यू 11 माइनस 3y अपॉन 2, x की वैल्यू लगा दी, और माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ऊपर भी 2 नीचे भी 2, अब बीच में मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट गया, तो फाइनली बचेगा क्या, 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब देखिए बच्चा 3y और 4y माइनस के 7y बराबर माइनस के 24, और ये प्लस का 11 है, उधर जाएगा तो माइनस के 11 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से माइनस के 7y बराबर 24 और 11 कितना हो गया, माइनस के 35 हो गया बच्चा, क्योंकि माइनस के 24 और माइनस के 11 माइनस के 35। अब देखिए माइनस से तो माइनस कट गया, और 7 पंजे 35, तो फाइनली यहाँ से बच्चा y की वैल्यू आ गई प्लस के 5। ओके, यहाँ तक कोई समस्या। अब ये y की वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू को उठा के आप समीकरण 1 में लगा दीजिए या 2 में, वहाँ से हमें x का मान मिलेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में लगा देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर बच्चा, ठीक है, तो लगाइए प्यारे। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, 2x प्लस 3 और इंटू वाई, और y की जगह 5 लगाएंगे, क्योंकि 5 वैल्यू निकल के आई है, तो 2x और 5 तिया 15 बराबर 11, तो 2x बराबर बच्चा 11 तो उधर है, 15 को ले जाओ उधर, तो माइनस के 15 हो जाएंगे, तो 2x बराबर 15 में से 11 में से गए 15, तो माइनस के 4 बच्चे, क्योंकि माइनस के पड़े, और 2 दूनी 4, तो फाइनली x की वैल्यू आ गई बच्चे माइनस के 2। तो इस तरीके से हमारी समीकरण 1 और 2 सॉल्व हो गई, और यहाँ से हमारे x और y के मान आ गए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, तो समीकरण 1 और 2 सॉल्व हो गई और x y के मान निकाल लिए। अब इन दोनों मानों को समीकरण 3 में उठा के रख देना है। क्यों, क्योंकि हमें निकालना है m की वैल्यू। सवाल को पढ़िए सीधे सीधे, उसमें कहा था कि इन दोनों को सॉल्व करके m का मान निकालिए, जिसके लिए ये समीकरण है। तो अब इस समीकरण की हेल्प से हमारा m का मान निकलेगा। कैसे, देखिए x का मान हमने निकाल लिया -2, y का मान 5, x की जगह x का मान और y की जगह y का मान इस समीकरण में लगा दो, तो सिर्फ यहाँ m बचेगा और m का मान आ जाएगा। ये समीकरण दी ही इसलिए है कि हम x y के मान निकाल के यहाँ पे लगा के m का मान निकाल लें। ठीक है, अगर ये समीकरण नहीं दी होती तो m का मान नहीं निकल सकता था, बिकॉज m का मान निकालना है, और इन दोनों समीकरणों में कहीं भी m नहीं आ रहा, तो फिर m का मान निकलेगा कहाँ से, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि इसी समीकरण में तो m दे रखा है, और इसीलिए ये समीकरण दे रखी है सिर्फ कि m इसके अंदर है और यहीं से m का मान निकलेगा। ओके बच्चा, चलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x व y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चा, चलिए तो देखिए समीकरण 3 ये है, तो y बराबर है mx प्लस 3, तो बच्चा y की जगह तो y का मान लगा दो, कितना है 5, तो 5 लगा दिया, बराबर m इंटू एक्स, x की जगह लगा दो, x का मान कितना है -2 एंड प्लस 3। तो देखो बच्चा इस 3 को ना, इस 3 को इधर बुला लो। ठीक है, तो इधर आएगा 3, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और -2 का m में करेंगे तो माइनस के 2m। ठीक है, अब 5 में से गए 3, तो कितने बचे 2, और बराबर माइनस के 2m, तो 2 से कट गया 2 एक बार, और यहाँ माइनस का m बचा, इस माइनस को इधर ले आओ, तो -1 बराबर हो जाएगा m, यानी m बराबर आ गया -1, और m की ही वैल्यू हमसे ज्ञात कराई थी। क्लियर, समझ में आया, कुछ नहीं करना था, समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे एक्स वाई की वैल्यू आ जाए उनको उठा के समीकरण 3 में एक्स और वाई की जगह लगा देना है, सॉल्व करेंगे आपको एम की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया बच्चा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा। जिन लोगों ने अभी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया अपने फ्रेंडों के साथ, तो 2 मिनट लगेंगे, प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने पसीने में आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी गर्मी में बच्चा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम होंगे और हम आपको उन एग्जाम्स में अच्छे नंबर दिलाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप भी यार अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाया करो, वीडियो को शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो। ओके बच्चा, व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह शेयर मार दिया करो यार। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, उसको पढ़ लेते हैं। 2 फिनिश हो गया, अब 3। अब जो 3 सवाल है यहाँ से बच्चा थॉटिकली क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक तो लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी होता है और इनको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने पढ़ेंगे नहीं तो चीज़ें
क्लियर नहीं होंगी, और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो पढ़ेंगे सब कुछ आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है निम्न समस्याओं में, यानी यहाँ पे कुछ समस्याएं दे रखी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। ठीक है, तो इन समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। समझ में आ रहा है? यानी जो समस्याएं आपको दे रखी हैं नीचे, इन समस्याओं के क्या बनाने, रैखिक समीकरण युग्म बनाने। ठीक है, समस्याओं को पढ़कर उनके रैखिक समीकरण युग्म बनाने। ठीक है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने, फिर उन समस्याओं के हल भी निकालने हैं। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो आपने पहले भी कभी सोचा था क्या समस्याओं को यार बीजगणितीय समीकरण बनाकर उनके समस्याओं के हल भी निकाल सकते हैं? यस, आइए अब निकालेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हैं ये, इन प्रॉब्लम्स को हमें जो है बीजगणितीय समीकरणों में कन्वर्ट करना है, और फिर उन बीजगणितीय समीकरणों को सॉल्व करके उनका प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आइए करते हैं बच्चा। तो तीसरे का पहला पार्ट है, क्वेश्चन तीसरे का पहला पार्ट है। तो पढ़िए बच्चा पहला सवाल। दो संख्याओं का अंतर 26 है। भैया एक प्रॉब्लम ये है कि दो संख्याएं, अब पता नहीं कौन सी संख्या है, लेकिन उनको अंतर मतलब क्या होता है बच्चा? माइनस। अंतर का मतलब होता है माइनस। तो उनका जो अंतर है वो 26 है। हाँ, दो संख्या है भाई, उनका अंतर 26 है, इतना कहा है बस। और आगे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक जो संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। ये है प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम? कि दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। संख्याएं क्या है वो, ये संख्याएं बताइए। तो यार संख्या तो हमें नहीं पता है, तो जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती है तो उसको हम मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। तो यहाँ पर दो संख्याएं, हमें दोनों में से कोई सी संख्या नहीं पता है, तो यहाँ मानेंगे बच्चा। सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे। यहाँ लिखेंगे माना दो संख्याएं। और जब बच्चा दो संख्याएं मानते हैं तो आप x और y मान सकते हैं या कुछ और भी मान सकते हैं। ठीक है, तो माना दो संख्याएं बराबर x व y हैं, x व y है। ठीक है, हमने मान लिया कि वो दोनों संख्याएं, एक x है और एक दूसरी संख्या y है। अब प्रश्नानुसार, लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चा। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार फर्स्ट शर्त, पहली शर्त में क्या कहा है उसको पढ़िए। पहली शर्त में क्या है कि उनका अंतर कितना है बच्चा? उन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो यहाँ पर अगर हम x को मान लें बड़ी और y को मान लें छोटी, यानी x बड़ी है y से, तो दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है बच्चा माइनस, पर ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अंतर का मतलब होता है बच्चा माइनस, क्या? घटाव। तो भैया इन दोनों का अंतर, तो पहली संख्या यहां लिख दूंगा, दो संख्याओं का अंतर बराबर 26। ये लाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी लाइन से ही हमें समीकरण प्राप्त होगी। ये लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सवाल का एक मेन पार्ट है, क्योंकि इसी को पढ़कर हम समीकरण बनाएंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या क्या है? x, और दूसरी संख्या क्या है? y। अब इनका अंतर तो माइनस लगा दो, और बड़ी में से छोटी तो घटेगी, इसलिए हमने इसको बड़ी माना है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या बड़ी वाली और दूसरी संख्या छोटी वाली, इनका अंतर मतलब माइनस, और कितना दे रखा है? बराबर 26। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यही तो कहा है प्रश्न में। तो हर चीज तोड़ के समझ में आ रही है आपको कैसे समीकरण बन रही है। कुछ ऐसे नहीं कि बना के छोड़ दिया और बन गई भाई, कैसी बनेगी, बन गई नहीं भाई। क्यों बनी है, क्यों लिख रहे हैं, सारी चीजें डिटेल में समझिए आप। दो संख्याएं x और y, इनका अंतर मतलब माइनस कितना है? 26 है, तो बराबर 26 हो गया, बन गई समीकरण। ठीक है, तो ये हो गई बच्चा समीकरण। यहां से अब आपको क्या करना है? x का या y का मान निकाल लीजिए। तो यहां चलो मैं x का मान निकाल दूं, x बराबर y को ले जाओ उधर, 26 और y इधर जाएगा तो प्लस के y। अब इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 बन गई। अब ऐसे दूसरी प्रॉब्लम है उसको पढ़ना है, और वहां से एक और समीकरण बनेगी। ठीक है, तो शर्त सेकंड शर्त में देखिए क्या कहा है। सेकंड शर्त में कहा है बच्चा कि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है। ये तो कहा है एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। यस, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है बच्चा? 3 गुनी, या तिगुनी बोल दे, तिगुनी बोल सकता है,
या 3 गुनी बोल सकता है, एक ही बात है, ठीक है। अब तिगुनी, गुनी का मतलब क्या, गुनी शब्द यूज है, तो गुनी का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था, गुनी मीन्स होता है बच्चा गुणा, क्या गुणा, गुनी मीन्स गुणा, गुनी मीन्स गुणा। तो यहां पर एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो यानी एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब ध्यान से समझिएगा, एक संख्या ये और दूसरी संख्या ये, तो एक संख्या जो है ये दूसरी की तिगुनी है, तो कौन तिगुनी है ये पहचानना है यहाँ पे। और आपने ये पहचान लिया कि ये तिगुनी है, तो फिर आपको बराबर करना है बस। फिर समझ लीजिए, इस बात को बार बार पढ़िए और यहाँ देखिए, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो ये तो 3 गुनी है भैया, ये तो 3 गुनी है। अगर मैं इसको भी 3 गुना कर दूं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, और हमें यहाँ बराबर ही करना होता है। देखिए ये कहा था कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, तो भैया ये तो 3 गुनी है, अगर मैं इसमें 3 से गुणा और कर दूं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपकी यहाँ से x बराबर 3y, समीकरण नंबर 2। अब x का मान आ गया, ये इसे उठा के यहाँ लगा दीजिए समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण बन गई। अपने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है बस। तो x का मान क्या आ गया, 3y, इसको उठा के लगा दो इसमें x की जगह पर, तो 3y बराबर 26 प्लस y को इधर ले आओ, तो 3y, y इधर आएगा तो माइनस y बराबर 26, 3y में से 1 y गया तो 2y बराबर 26, 2 से कट गया 13 बार, तो बच्चा y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 13, y की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। अब x का मान और निकालना है, तो इस y के मान को उठा के समीकरण 2 में लगा दो या 1 में लगा दो, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो लगा दीजिए इसमें, तो x बराबर 3 गुणा y की वैल्यू 13, तो x बराबर 13 3 39। तो हमसे वो 2 संख्या पूछी थी कि वो 2 संख्या कौन सी है जिसमें एक संख्या दूसरी की तिगुनी है और अंतर 26 है। तो ये दोनों संख्या वो हैं, एक तो 13 है और एक 39 है। तो अतः दोनों संख्याएं, एक तो 39 व 13 है, ठीक है। पहली संख्या क्या है 39 और दूसरी संख्या क्या है 13। अब आप इसे जांच भी कर सकते हैं, आप चाहो तो जांच कैसे करेंगे, आप इसकी जांच भी कर सकते हैं कि हमने सवाल सही किया है या नहीं। कैसे, देखिए हमसे एक आता है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमें 2 संख्या निकल गई, एक 39 आई है और एक 13 आई है, इन दोनों को अंतर करके देखो क्या 26 ही आ रहा है, तो 39 माइनस 13 करेंगे तो बच्चा 26 ही आएगा। तो हमारी शर्त कंप्लीट हो रही है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 26 ही आ रहा है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो ऑफकोर्स देखो 13 का 3 गुना करेंगे, 13 3 39, तो उसी के बराबर तो आ रहा है। तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी भी है, दोनों शर्तें फॉलो हो रही हैं, ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। आपका सवाल यहीं सॉल्व हो गया, क्लियर। चलिए, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चीज़ों को बस डीपली समझिए, क्लियर तरीके से, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा बच्चा, पूरा पसीना बहा दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा। बशर्ते यार आप भी अपना कर्म करें, डेली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंट को जोड़ें, उन्हें बताएं कि हम यहाँ पर बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी करा रहे हैं यार। और अभी तो सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हैं, अभी आगे जाकर अभी सिर्फ ये पूरा मैथ सॉल्व कराने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चा, ठीक है। जो लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बच्चा, स्क्रीन पर जो नंबर शो हुआ उस पर। ये सिर्फ जो नोट्स मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर, बच्चों उन्हीं को मिलेंगे जो बच्चा बैच ज्वाइन करेगा, ओके। चलिए आगे बढ़े, और अगला जो क्वेश्चन है वो है बच्चा 2। क्या है देखिए, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है, पढ़िए बच्चा ध्यान से, ठीक है। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सीधी बात बोल दी कि 2 संपूरक कोण हैं, ठीक है। 2 कैसे कोण है, संपूरक, और इसमें जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है, उन कोणों को ज्ञात करो, ये कहा है। तो बच्चा संपूरक कोण का प्रश्न आया है, तो सबसे मेन बात है कि आपको संपूरक कोणों के बारे में बच्चा जानकारी होनी चाहिए कि ये संपूरक कोण होते क्या हैं। अगर आपको ये पता है
कि संपूरक कोण क्या होते हैं, तो फिर आपको ये सवाल बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आप नहीं पता तो समस्या आएगी। तो यह संपूरक कोण छोटी सी बात है, छोटी सी क्लास की बात है, 6वीं 7वीं में आपने खूब पढ़े होंगे बच्चा। देखिए संपूरक कोण जो होते हैं ये त्रिभुज के कोण होते हैं, और इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है बच्चा कि ऐसे दो कोण जिन्हें जोड़ने पर 180 डिग्री आता है वह संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है बच्चा। देखिए जैसे एक कोण तो हो गया 110 डिग्री का, और एक कोण हो गया बच्चा 70 डिग्री का। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये दोनों कोण कैसे हैं, फिर संपूरक हैं, संपूरक हैं बच्चा। ठीक है। तो ऐसे दो कोण जिन्हें जोड़ने पर 180 आए वो संपूरक कोण है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। ऐसे दो कोण जिन्हें जोड़ने पर 180, ऐसे दो ही कोण होने चाहिए। अब जो नहीं 110 और 70 हो, एक 100 हो और एक 80 हो तब भी तो 180 आ जाएगा। एक 90 हो दूसरा भी 90 हो तब भी आ जाएगा। एक 50 हो एक 130 हो तब भी 180। कुल मिलाकर जोड़ के 180 आना चाहिए, चाहे कुछ भी आए, तो वो दोनों कोण संपूरक होंगे। ठीक है। ये बात आपको नहीं पता है तो ये बात नोट करके लिख लीजिएगा, मैंने आपको पहले समझा दिया है, फिर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है। तो संपूरक कोणों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए इसमें पढ़ते हैं। अब दो कोणों की बात हुई है, भाई संपूरक कोण दो ही होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा है। तो हमें तो पता नहीं है कौन से हैं वो दो कोण, तो हम मानेंगे। ठीक है। तो हम मानेंगे, माना बड़ा संपूरक कोण बराबर x डिग्री और माना छोटा संपूरक कोण बराबर y डिग्री। ठीक है। तो हमने बड़ा कोण और छोटा कोण मान लिया, ये दो कोण है x और y। अब हम एक बात जानते हैं और एक बात हमें दे रखी है। ठीक है। हमें जो दिया है पहले उसे पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहा है बच्चा। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमसे कहा है फर्स्ट शर्त, प्रश्न में हमसे कहा है बच्चा कि बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लाइन से हमारी समीकरण बनेगी। अब देखिए बात कहिए बड़ा कोण, एक तो बड़ा कोण और एक है बच्चा छोटा कोण। ठीक है। तो जो बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। कौन अधिक है, 18, बड़ा वाला। भाई तो कहा है बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। कौन 18 अधिक है, ये 18 अधिक है। तो ये तो 18 अधिक है, प्रश्न में कहा है। अगर मैं इसको भी 18 दे दूं तो क्या ये आपस में बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे भाई। बस यहाँ बराबर ही आपको करना होता है। प्रश्न में कहा है ये 18 है तो आपको फिर 18 इधर जोड़ना है। अधिक बोला है, अधिक मीन्स प्लस होता है बच्चा, अधिक मीन्स प्लस होता है। देखिए अंतर मतलब माइनस, गुना मतलब गुणा, और अधिक मतलब होता है बच्चा प्लस। में वैसे आपको सब बात बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में। ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे बोला है बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, ये 18 अधिक है, ये प्रश्न में कहा है। तो भाई इस पे तो 18 ज़्यादा है, इसका मतलब इस पे 18 कम है, तो फिर इसको 18 दे दो। तो अब दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर, और हमें बराबर ही करने होते हैं बस। ठीक है। तो बड़ा कोण मतलब, बड़ा कोण किसको माना था हमने, x को, तो बड़े की जगह आ जाएगा x डिग्री, और छोटा कोण मतलब हमने माना था y, तो y डिग्री प्लस 18। ठीक है। इसको बना दो समीकरण नंबर A। अब दूसरी शर्त सवाल में नहीं दी है, दूसरी शर्त आपको खुद सोचनी पड़ेगी। इस सवाल में दूसरी शर्त आपको नहीं दी है, आपको खुद दिमाग चलाना पड़ेगा। और वो कहाँ से चलेगा, यहाँ से। ये जो मैंने बताया ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यह दूसरी शर्त हम खुद बनाएंगे। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात हम लिखेंगे यहाँ पर खुद। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि संपूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो संपूरक कोण एक x और एक y है, दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई, योग मतलब प्लस। तो इन दोनों का जो योग है वो कितना है बच्चा, 180 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गई। बस समझ में आया। एक समीकरण तो हमने सवाल से बनाई है, दूसरी शर्त उसमें नहीं दी है। ये बात हमने खुद पता होनी चाहिए, हमें तभी बन पाएगी, नहीं बात बिगड़ जाएगी बच्चा। ठीक है। चलिए तो अब देखिए समीकरण 1 से x का मान इसमें लगा दो। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने
पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में लगा दो। अब इनको सॉल्व करके एक्स वाई के मान निकालने, बस वही आंसर है। तो लगाइए बच्चा, तो x की जगह लगाना है बच्चा x का मान y प्लस 18, x की जगह लगा दो, तो y प्लस 18 और प्लस y बराबर 180 डिग्री, एक y और एक y 2y, 18 को ले जाओ बच्चा राइट में, तो 180 माइनस 18, तो 2y बराबर 180 में से घटाओ बच्चा 118, तो ये बचेंगे आपके 162, कितना 162 डिग्री, ठीक है। अब 2 से इसको काट दो, तो इसको काटेंगे बच्चा, तो ये 2 8 16, 2 एकम 2, 81 बार कटेगा, तो y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री, तो एक कोण तो बच्चा हमारा 81 डिग्री है, तो ये y की वैल्यू आई है। अभी हमें x का मान और चाहिए, तो इसे उठा के समीकरण 1 में या 2 में लगा दो, तो समीकरण 1 में लगा दो। चलो समीकरण 1 में रखने पर, तो x डिग्री बराबर y डिग्री की जगह y डिग्री का मान कितना है 81, तो 81 और प्लस 18, तो बच्चा यहाँ से x डिग्री का मान आ जाएगा 81 और 18 कितना हो गया बच्चा, ये आपका हो गया 91 और ये 99 डिग्री है ना, यस 99 हो गया 99 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। तो एक कोण 99 डिग्री है और एक कोण 81 डिग्री है, और पहचानेंगे कैसे, इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, तो 99 और 81 बच्चा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यही हमारे दोनों समपूरक कोण हैं। क्या लिखेंगे, अतः बड़ा समपूरक कोण लिख देंगे आप साइड में, अतः बड़ा संपूरक कोण, क्या माना था हमने, x डिग्री बराबर आ रहा है कितना 99 डिग्री, और छोटा संपूरक कोण y डिग्री कितना निकल के आ रहा है बच्चा, ये आ रहा है आपका 81 डिग्री, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बस आपको दूसरी शर्त खुद बनानी पड़ेगी इसी सवाल में, बस क्योंकि ये बात आपको नहीं पता तो बच्चा समस्या आ जाने वाली है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। एक शर्त से सवाल नहीं होगा बच्चा, एक शर्त से क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 चर राशियाँ आ रही हैं, ठीक है। कितनी चर राशियाँ आ रही हैं, 2, तो 2 चर राशियाँ आ रही हैं, तो 2 समीकरण ही होनी चाहिए, एक समीकरण से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 2 वेरिएबल आ रहे हैं। एक वेरिएबल आता तो एक समीकरण काफ़ी है, और 2 वेरिएबल आना तो 2 समीकरण चाहिए, 3 वेरिएबल आना तो 3 समीकरण चाहिए, ठीक है, तभी सॉल्व हो पाते हैं, अदरवाइज नहीं सॉल्व हो पाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को पढ़ेंगे बच्चा। तीसरा सवाल है, पढ़िए क्या कहा है। इसमें कहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी हैं। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं, कुल मिला के 3800 रुपये में। आगे बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदे हैं। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, यानी एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य बताना है। तो हमें तो पता नहीं है एक बल्ला कितने का आ रहा है, ना हमें ये पता है एक गेंद कितने की आ रही है, तो फिर यहाँ पे मानेंगे पहले, ठीक है। जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता उसे मानते हैं। तो एक बल्ला और एक बॉल की कीमत पूछी है, तो यहाँ पे पहले मानेंगे। माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत बराबर है x रुपये, माना एक बल्ला x रुपये का आ रहा है। ऐसी माना एक गेंद या बॉल की कीमत बराबर y रुपये है, ठीक है। एक बल्ला हमने मान लिया x रुपये का आ रहा है और एक गेंद हमने मान ली y रुपये की आ रही है, ठीक है। अब शर्त पढ़ते हैं, प्रश्न में क्या कहा है। प्रश्न में कहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है बच्चा, प्रश्न अनुसार फर्स्ट शर्त। प्रश्न में कहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें, 7 बल्ले और प्लस 6 गेंद बराबर 3800 रुपये, ठीक है। यही तो कहा है प्रश्न में कि 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये की आ रही हैं भाई, तो ठीक है। तो 7 बल्ले, तो 7 बल्ले, एक बल्ला कितने का आ रहा है x रुपये का, तो 7 बल्ले हो गए 7x के, ठीक है। फिर प्लस एक गेंद कितने की आ रही है y की, तो 6 गेंद हो गई 6y की और बराबर 3800, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई समस्या।
बन गई समीकरण। तो कितनी आसान तरीके से यार मैं समीकरण बना रहा हूँ, हर चीज़ को क्लैरिफाई करके बना रहा हूँ। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि समझ में आपको ना आ रही हो, कहाँ से आई, क्यों आई, सब कुछ हर तरीके से मैं आपको समझाने की पूरी 100% कोशिश कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है। तो क्लियर समीकरण कैसे बनी, कोई दिक्कत तो एक बार रिपीट कीजिएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड शर्त क्या है बच्चा, सेकंड शर्त में क्या कहा है, सेकंड शर्त में क्या है कि 5 बल्ले कहाँ गया, तीन बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये की खरीदी। 3 बल्ले और प्लस 5 गेंदें बराबर 1750 रुपये की खरीदी है बच्चा, ठीक है। तो 3 बल्ले हैं, तो एक बल्ला आ रहा है x का, तो 3 बल्ले हो गए 3x प्लस 5 गेंद, तो एक गेंद y की, तो 5 गेंद 5y की बराबर 1750। समीकरण नंबर 2। इस तरीके से 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म बन गए। अब इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि वाली एक्सरसाइज चल रही है। तो पहले समीकरण 1 से बात करेंगे। समीकरण 1 से x या y का मान निकालो। तो समीकरण 1 से तो 7x बराबर 3800, इस 6y को इधर ले जाओ तो माइनस के 6y, तो यहाँ से x का मान चाहिए, तो 3800 माइनस 6y और बटे में क्या आ जाएगा बच्चा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी समीकरण, मतलब x का मान आ गया। अब इसे उठा के आप समीकरण 2 में लगा दो, और आप चाहो तो इसे 3 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x का मान लगा दो समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चा लगाइए समीकरण 2 में। तो देखिए 3 इंटू एक्स, और x की जगह x का मान लगाएंगे, 3800 माइनस के 6y बटे 7, ठीक है, एंड माइनस के यहाँ पे 3x, x की जगह x का मान, और प्लस के y है ना, प्लस के 5y बराबर 1750 रुपये। अब बच्चा इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आप ले लीजिए एलसीएम, ठीक है, और इधर आ जाइए यहाँ पे। तो बच्चा यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे देखिए 7 है और यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम आएगा 7। कितना आएगा एलसीएम, 7 आएगा। तो बच्चा 7 से भाग देंगे, 7 में 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर 3 है, 3 का गुणा अंदर कर लो, 3 का गुणा करो 3800 में बच्चा, तो 3 का गुणा 0 करेंगे 0 0, 3 का करेंगे बच्चा, 3 का 0 में किया 0, फिर 3 का दूसरे 0 में किया 0, फिर 3 का करेंगे 8 में, 3 8 24, 24 का 4, फिर 3 3 9 और 2 हासिल, 9 2 11 हो गया, ठीक है। अब 3 का करो बच्चा 6y में, 6 3 18y हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 से भाग देंगे किसमें, 7 में, तो 7 ही बढ़ जाएगा, और 7 का गुणा होगा ऊपर 5 में, तो 7 पंजे 35y हो गया, तो प्लस के 35y बराबर 1750। अब बच्चा 7 भाग में इधर जाके हो जाएगा ये गुणा में, तो कर दीजिए। तो देखिए 18y और ये 35y, तो घटेंगे कितना बचेगा, 17y बचेगा, ठीक है। और बराबर 7 का गुणा करिए 1750 में, तो 7 का 0 में करेंगे 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लागे 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 हासिल लागे 5, 7 एकम 7 और 5 12, 12,250। और देखिए इधर 11,400 और है, ये प्लस का है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस के 11,400 हो जाएगा। फिर समझिए एक बार मैंने क्या किया, 7 का गुणा किया इसमें 12,250, और ये 11,400 को मैंने इधर भेज दिया, तो माइनस के 11,450, और इसमें से इसे घटा दिया तो 17y बचा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ 17y तो ये है, इसको घटाएंगे जरा, 12,250 में से 11,400 घटाइए बच्चा, तो देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5 ही आएगा, यहाँ 2, यहाँ से 2 ले लो 12, 12 से 4 गया 8, यहाँ बच्चा 1 से 1 गया 0 और 1 से 1 गया 0, तो कुल मिला के 850 बचे। तो 17y बराबर 850, 17 पंजे 85, तो y की वैल्यू आ गई बच्चा 50 रुपये। y की वैल्यू कितनी आ गई 50, और y क्या माना था हमने, गेंद, तो एक गेंद 50 रुपये की आ रही है। अब बल्ले की कीमत और पता करनी है, तो इस y के मान को या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में लगा दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 में लगा दो, चलो समीकरण 1 में रखने पर, तो लगाइए बच्चा समीकरण 1, 7x प्लस के 6 इंटू y की वैल्यू 50 बराबर 3800,
तो 7x 6 पंजे 30 यानी 300 बराबर 3800। ठीक है, अब 300 को उधर भेजो तो 7x बराबर 3800 में से घटा दो 300 तो 7x बराबर बचा बच्चा 3500। 7 पंजे 35 तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 500 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने x किसको माना था बच्चा, x माना था हमने बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत। तो एक बल्ले की कीमत होगी आपकी बच्चा 500 रुपये, और हमने y जो माना था वो एक गेंद की कीमत माना था, तो एक गेंद आ गई बच्चा 50 रुपये की। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि अतः एक बल्ले की कीमत यानी x बराबर 500 रुपये। तो एक बल्ला 500 रुपये का आ रहा है, और एक गेंद की कीमत यानी y बराबर 50 रुपये, एक गेंद 50 रुपये की आ रही है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन मैंने कराए वो समझ में आए होंगे, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, समझना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज को समझते हुए पढ़ना है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जो है बीजगणितीय समीकरण बनानी है, फिर उनको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा, चलिए तो बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो।